हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ 3। देखिए बेटा, आज हम अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां, और इसके लेखक जो है वो है नागार्जुन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारी जो रीडर की जो बुक है, पाठ्य पुस्तक जो हमारी हिंदी की, वसंत भाग 3। देखिए हमारी पुस्तक ये है वसंत भाग 2। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसका हम पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। ठीक है, पहले मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारे लेखक है नागार्जुन जी, उन्होंने 1947 में हिमालय की एक यात्रा करी थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा, उनकी उनकी लीलाएं देखी। तो उन्होंने अब वहाँ इस यात्रा पर जाकर जो भी अनुभव लिए, उन्होंने इस पाठ में अपने अनुभवों को जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी पाठ की थोड़ी सी रीडिंग लगाते हैं। मैं पढ़ूंगी और जो उसके कठिन शब्द हैं उनको मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, और आप जो है उन्हें ध्यान से सुनते जाना। और देखिए, पाठ 3 है हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। मैंने कौन है यहाँ पर? लेखक है नागार्जुन जी, जिन्होंने हिमालय की यात्रा की थी। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। किसको कह रहे हैं खोई हुई लगती थी? नदियों को। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत होती है सुशिक्षित, जो पढ़ी लिखी होती है, सुशिक्षित महिला की तरह वे प्रतीत होती थी। ये सभी लेखक जो है नदियों के बारे में जो है बता रहे हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा भाव थे। किनके प्रति? नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं हिमालय की यात्रा पे गया तो मैंने उन नदियों में स्नान किया, और मुझे ऐसा अनुभव होता था जैसे मैं माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में खेल रहा हूँ। जब वो नदी में नहाते थे तो उन्हें अपनी माँ, दादी, मौसी की गोदी जो है उनको प्रतीत होती थी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ा मतलब कि वो हिमालय के ऊपर उसकी शिखर तक पहुंच गए थे, चोटी पर चढ़े थे, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब जो नदियां जो है, उन्होंने नदियों में डूबकर उसमें स्नान किया या उनको पास से देखा, तो उनका कुछ रूप और था। लेकिन अब की बार जो लेखक ने हिमालय के ऊपर जाकर जब नदियों को देखा, तो उनका रूप कुछ उनको और भी अलग नजर आया। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, भावभंगी में मतलब बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब वो ये कह रहा है कि जो उसने जो ऊपर से हिमालय पर्वत के ऊपर से जब नदियों का रूप देखा, तो वो बहुत ही हंसती खिलखिलाती हुई उसको लग रही थी। वो यानी कि जब वो उनका पानी बह रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे नदियाँ हंस रही हो खिलखिलाकर, और उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। और जब लेखक ने उन नदियों को समतल मैदानों में देखा था, जब उन्होंने स्नान किया था या उनको वैसे ही आमतौर पर उन नदियों को देखा था, तो उस समय वो नदियाँ उनको बहुत ही उदास नजर आ रही थी। कब? जब उन्होंने उनको हिमालय पर्वत से ऊपर से जब देखा था, तो उनको वो नदियाँ हंसमुख नजर आ रही थी, और जब मैदानों में देखा तो उदास नजर आ रही थी। इसलिए वो एक क्वेश्चन करते हैं कि इनका यह उल्लास जो है मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाता है, मतलब कि ये इतनी उदास क्यों हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। अब वो ये कह रहा है कि मैं जब किसी लड़की को देखता हूँ, या मैं जब किसी कली को देखता हूँ, फूल की कली को देखता हूँ, तब भी मैं इतना हैरान नहीं होता जितना कि मैं इन समतल मैदानों और हिमालय से देखने पर जो इन नदियों में जो अंतर है,
इस अंतर को देखकर जितना मैं हैरान होता हूँ, इतना मैं किसी लड़की को या किसी कली को देखकर भी इतना हैरान नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कितना कि बाल लीला क्या है, जब वो हिमालय पर्वत पर से नदियों को देखते हैं तो वो छोटी छोटी नदियां नजर आती है, वो हंसती है, खिलखिलाती है, छोटी नजर आती है, तो यानी कि उनकी इस तरह से बाल लीलाएं देखकर वो हैरान है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है। अब ये कह रहा है कि नदियां, ये जो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती है वो तेज धारा से निकलती है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है ये बहुत ही तीव्र गति से चल रही हैं। तो वो ये कह रहा है ये कहाँ पर भागी जा रही है, कि इनका लक्ष्य कौन सा है जो ये इतनी तेजी से जो है भागी जा रही हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। कि इनका लक्ष्य क्या है, कि इतनी ये बेचैन हो रही है, इनका लक्ष्य क्या है और ये कहाँ पर भागी जा रही है। अपने महान पिता का विराट पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, अब यहाँ पर पिता किसको कहा है कवि ने, नदियों का पिता किसको कहा है, हिमालय पर्वत को। अब कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत से निकलकर इतनी तेज तीव्र गति से भागी जा रही हैं, तो ये इनका जो पिता है हिमालय पर्वत, ये इनको एक अथाह प्रेम देता है, बहुत ज्यादा प्रेम देता है। अगर इनके प्रेम को पाकर भी अगर ये तृप्त नहीं होती है, यानी कि ये अतृप्त है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको तृप्त कर सके, यानी कि इनकी प्यास मिटा सके। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदुर अधिकत्याएं, सरसब्ज उपकत्याएं। अब सरसब्ज क्या होती है, हरियाली से भरी हुई, और उपकत्याएं यानी कि चोटियां। जो हरियाली से भरी हुई पर्वतों की जो चोटियां हैं उनको बोलते हैं सरसब्ज उपकत्याएं। ऐसा है इनका नीला निकेतन। निकेतन का मतलब, निकेतन किसका क्या मतलब होता है, घर। निकेतन जो है अपने घर का पर्यायवाची शब्द है, कि इनका घर कैसा है, हरियाली से जो चोटियां भरी हुई हैं पर्वतों की, वो इनका घर है, वहीं से जो है ये निकलती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, खेलते खेलते मतलब बहते हुए, जब ये थोड़ी सी दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर, जो अभी मैंने नाम पढ़े हैं देवदार, चीड़, ये सभी क्या है, बड़े बड़े वृक्ष है। कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनने का मतलब होता है पछताता होगा। कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, कि हिमालय पर्वत जो है वो इन नदियों को अपने में से निकाल कर, यानी कि जब ये नदियां हिमालय पर्वत से निकल जाती हैं तो जो हिमालय है अपनी इन नटखट बेटियों से जुदा होकर कितना पछताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर में है, तो ये कवि ये कह रहे हैं कि उत्तर में जाकर उन चोटियों से पूछिए, मौन चोटियों से पूछिए कि उनके पास इस विराट चोटी के सिवा और है ही क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, दो नदियां हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, जनाब, झेमल, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। अब ये जो मैंने सारे पढ़े हैं ये क्या है, नदियों के नाम है। आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। कि जब हमारे सामने कोई नाम बोलता है, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नाम बोलते ही हमारे सामने और बहुत सी नदियों के नाम हमारे मस्तिष्क पर छा जाते हैं। और हिमालय की जो और नदियां हैं जो अभी मैंने आपके सामने नाम पढ़े हैं, ये सारी नदियों के जो हैं चित्र हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि सच्चाई तो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र और सतलुज है वो सच्ची में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। अब ये कह रहा है कि हिमालय जब दुखी होता है, जब रोता है, तो उसके जो आंसू निकलते हैं उन्हीं से सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण हुआ है। और ये जो महानदियां हैं
ये जो है किसी समुद्र की ओर जो है प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अभी यहाँ पर कवि जो क्या कह रहे हैं कि ये दो नदियां जो है किसी समुद्र से जाकर मिलती है, तो वो कह रहा है कि वो समुद्र कितना भाग्यशाली होगा जो इन दो महानदियों का, जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है, जो मुख्य नदियां हैं हिमालय पर्वत से निकलती है, इन दोनों नदियों का हाथ पकड़ने का उनको सौभाग्य मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा कि किसी भी हमारे संसार के किसी भी व्यक्ति ने जब इन दो नदियों को मैदानों में देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। कि जब देखो, एक तो जब कवि ने उन नदियों को जब ऊपर से देखा, हिमालय की चोटी से देखा, और एक जब समतल मैदान में देखा, तो उनमें बहुत ज्यादा उन्होंने अंतर उनको मिला था। तो वो कह रहा है जब किसी भी व्यक्ति ने, संसार के किसी भी व्यक्ति ने इन नदियों को मैदानों में देखा होगा, तो उन्होंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये जो है हिमालय पर्वत के पास जो है बच्चियों के रूप में खिलखिलाती हुई से दिखाई देती है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद। अब क्या है, जैसे ये हिमालय पर्वत है, इनसे ये नदियां निकलती है ना, तो ये हिमालय पर्वत से निकलती है, तो जहाँ से निकलती है वो जन्मदाता ही तो होगा, तो हिमालय को पर्वत कह दिया। और जहाँ पर जाकर मिलती है, बेटियां जाकर किससे मिलती है, अपने ससुराल में मिलती हैं, तो समुद्र को इन्होंने क्या कह दिया, दामाद कह दिया, और जो हिमालय पर्वत है उसको क्या बोल दिया, उसका पिता बोल दिया। ठीक है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। अब कालिदास एक कवि का नाम है, उन्होंने अपने मेघदूत यानी कि जो संदेश लेकर जाते हैं उनसे कहा था, बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अपने मेघदूत से कहा है कि नदी को जो है प्रेम के बदले में जरूर तुम्हें कुछ देना चाहिए और वो तुम देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। उस कवि को यानी कि नागार्जुन के बारे में कह रहे हैं कि उस महाकवि को भी जो है इनका जीवित रूप जो है पसंद था। जब जीवित रूप का मतलब उनका खिलखिलाना, उनका बहना, इस तरह से जो ये इस तरह का जो रूप था वो कवि को पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। अब समतल मैदान जुदा जुदा मतलब अलग अलग रूपों में देखेगा, तो वह कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेगा कि भाई ये नदियां कहाँ से आई। अलग किसी भी रूप में देखेगा, नदी के रूप में, नालों के रूप में, कि जो नदियां जो हैं बहकर कहीं ना कहीं तो जाती हो, तो किसी भी रूप में इधर उधर जा सकती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ये भी एक कवि थे काका कालेलकर, इन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या अर्ज है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नदियों को माता तो कह दिया, लेकिन अगर हम इन्हीं नदियों को बेटियों के रूप में अगर देख ले तो कोई हमें हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेमिका जिसको बोलते हैं, अगर हम नदियों को अपनी प्रेयसी मान ले तो कैसा रहेगा। ये सारे जो है कवि जो है एक एहसास कह रहा है कि हम नदियों को इस तरह अलग अलग संबंधों से देखते हैं तो अलग अलग भावनाएं हमारी उद्ग्रहित होती हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और धागा यानी कि ममता का धागा, धागा कौन बांधती हैं, बहनें बांधती है ना राखी, तो उसी के लिए कहा है कि नदियों को अब बहन मान ले।
जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब क्या कहा है कि अगर हम इनके साथ एक प्रेम का धागा बांध ले तो नदियों को हमने क्या संज्ञा दे दी, एक बहन की संज्ञा दे दी। एक दिन मेरी भी भावना हुई, कि कवि कह रहे हैं एक दिन मेरे मन में भी बहुत सारी भावना मेरे मन में आई। कि एक दिन की बात है कि जो कवि जो है तिब्बत में थे, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। अब यहाँ पर ये कवि अपनी छोटी सी एक आवृत्ति बता रहे हैं कि उनका मन जो एक दिन बहुत उदास हो रहा था। तिब्बत में जब वो थे तो उनका एक दिन मन उदास हो रहा था, तो वे सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब कभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नदियों के जल में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो हमारे उदास मन को, हमारे आलस से भरे तन को जो है वो स्फूर्तिवान बना सकती है। तो यहाँ पर कवि ने यही उदाहरण दिया है कि एक दिन मैं जो है उदास था और वो नदी के किनारे पर जाके बैठ गया। जैसे ही उन्होंने अपने पैर पानी में लटकाए तो उन्होंने अपने मन और तन दोनों में जो है स्फूर्ति का संचार होते हुए पाया। इसलिए उन्होंने नदियों के ऊपर एक छोटी सी, उनके मन में एक छोटा सा नदियों के लिए एक भाव आया, जो कि वो गुनगुनाने लग गए। वो इस प्रकार है, देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब वो कवि जो है उनके मन में जो भाव आए, जब नदी ने उनके तन और मन को स्फूर्तिवान कर दिया, तो उनके मन में जो भाव आए, जो उन्होंने गुनगुनाया, वो है ये, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब उन्होंने नदी को बहन माना है, तो वो कह रहे हैं हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीलाएं हैं, तुम्हारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं। मुदित हुआ मन हटा खुमारी, कि मेरा मन जो है तुम पर मुदित हो गया है, न्यौछावर हो गया है, हटा खुमारी, और तुमने मेरे मन से जो है एक आलस जो छाया हुआ था वो हटा दिया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इस प्रतिक्रिया पर मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, कि तुम बेटी हो और हिमालय जो है तुम्हारा बाप है, पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित है वो तुम्हारे लिए, चिंतित है और चुपचाप भी है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, के इस प्रकृति के तट पर नदियों का अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, के इस प्रकृति के मनोरम दृश्य में नदियां और हिमालय यानी कि पुत्र और बेटियां एक अद्भुत छाप छोड़ रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, इस इतने सुंदर मनोरम चित्रण के लिए तुम्हारी सतलज बहन तुम्हारी जय हो, सतलज बहन तुम्हारी जय हो। ये कवि ने ये गुनगुनाया है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये कवि के मन में जो है भाव ये जागृत हुए थे, और यही भाव जो है उन्होंने गुनगुनाते हुए नदी के लिए, नदी को बहन मानते हुए जो है उन्होंने प्रकट की है। ठीक है बेटा, अब आपका ये जो चैप्टर था ये मैंने रीड कर दिया है और समझा दिया है आपको, और इसको ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा, और हम आगे जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ जो होंगे वो करेंगे। ओके बेटा, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.